कल हमने क्लासिकल थ्योरी तक हमने पढ़ चुका था और आज से हम क्या पढ़ेंगे, नियो क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो एक हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स आप वर्ड से समझ रहे हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। ओके, एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। इवोल्यूशन कैसे शुरुआत हुआ मैनेजमेंट का। पहले क्या होता था, बिना मैनेजमेंट के कुछ भी अपना इंडस्ट्रीज में एक पर्टिकुलर एक तरीके से नहीं काम होता था। कोई भी किसी को भी किसी भी जॉब में दे दिया जा रहा है ना, कुछ एक मैनेजमेंट सही नहीं था। तो फिर बहुत सारे हमारे राइटर आए, उन्होंने अपने व्यूज दिए। उन व्यूज के आगे चलकर वो व्यूज क्या बने, थ्योरी बने। उसे ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो तीन थ्योरी है हमारे पास। पहला है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरी और तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, कल की क्लास में हमने क्लासिकल थ्योरी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी। तो सबसे यहाँ क्या है, अपना एक क्वेश्चन बनता है कितने तरीके के थ्योरी हमें मिले। तो हमें बेसिक मेनली क्या है, तीन तरीके के थ्योरी हमें हमारे पास है, जैसे क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी के अंदर तीन थ्योरी है, नियो क्लासिक के अंदर दो थ्योरी है और मॉडर्न के अंदर थ्री है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी के बारे में हमने ये था कि वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम करे। क्लासिकल थ्योरी का मेन फंडा क्या था कि हमारे जो वर्कर है और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली काम करे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो जाए, है ना। वर्कर से ऐसा काम कराओ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी का मेन पॉइंट ये था। वर्कर किस कंडीशन में काम कर रहा है, वर्कर का क्या कंडीशन है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को देखा जाता था। उसके बाद आया नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर को समझा गया, है ना। मतलब इंसान को इंसान समझा गया, उनके वेलफेयर के लिए इसमें जोर दिया गया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट देखोगे, आपको ह्यूमन को भी देखना पड़ेगा। ये नियो क्लासिकल थ्योरी में आया। उसके बाद आया मॉडर्न थ्योरीज। के मॉडर्न थ्योरी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज हुआ। जैसे आजकल जो एक्सेल वगैरह हमारा यूज हो रहा है, सीपीएम पर्ट, जो अगर आपने सुना होगा तो सीपीएम पर्ट जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी में ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज होना चालू हुआ। क्लियर है, ये सारा कुछ हमने कल पढ़ा था डिटेल में। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड देख सकते हैं क्लास के बाद। ओके, देखिए अब क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या था, तीन थ्योरी आया। क्लासिकल थ्योरी जो है उसके अंदर तीन थ्योरी है, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे किसने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक वेंसलॉ टेलर। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसी तरीके से कि किसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया, तो फ्रेडरिक वेंसलॉ टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर मेनली है, उसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में दिया, 1880 में। ठीक है, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गया फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर तीन थ्योरी आता है, साइंटिफिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, या सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, ये तीन थ्योरी आता है, जो कल मैंने इसका शॉर्ट तरीका बताया था, ए बी सी, इस तरीके से याद करो। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक, सी फॉर साइंटिफिक। ठीक है, डिटेल में इसका पूरा लेक्चर हुआ है, उसको आप देख लेंगे। अभी हम ओवरव्यू जैसा ले रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी में तीन थ्योरी आता है। ठीक है, मेनली आप देखोगे तो आपके सिलेबस में ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे थ्योरी अभी भी चल रहे हैं। ओके, और एफ डब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है इसका नाम। ठीक है, तो क्लासिकल के अंदर तीन थ्योरी आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक और साइंटिफिक। इसके राइटर का नाम आपको पढ़ना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैक्स वीवर ब्यूरोक्रेटिक का, हेनरी फयोल इसका, और ये ईयर आपको याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, न्यू क्लासिकल के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल साइंस थ्योरी, जिसका एल्टन मायो ने दिया एचआर थ्योरी को, और बिहेवियरल साइंस अप्रोच दिया मैस्लो एंड मैक जॉर्ज ने। ठीक है,
उसके बाद लास्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अंदर 3 थ्योरी आते हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी। इसके राइटर का नाम हमें याद रखना है, आर.एम. हॉजेट, कार्स एंड खान एंड फ्रेड फिडलर। ओके, ईयर भी याद रखना है, 40, 50 और 60 में ये हुआ। कंटिजेंसी थ्योरी को सिचुएशनल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन के, इसका कहना है कंटिजेंसी थ्योरी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो कंटिजेंसी थ्योरी का कहना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे मैनेजमेंट में वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर वक्त सेम सिचुएशन नहीं रहता है। ओके, तो ये सारा कुछ कल हो चुका है, उसको डिटेल में पढ़ाया गया था, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। अब क्लासिकल थ्योरी का क्या है, क्लासिकल इसके बारे में भी, यहाँ तक क्लासिकल थ्योरी को पूरा डिस्कस कर लिया गया था, आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी कैसा है, तो क्लासिकल थ्योरी एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और एम्प्लॉय जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह समझा जाता है और जो उसमें ह्यूमन बींग्स वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें अलग अलग उस मशीन के पार्ट समझा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका और क्या क्या नाम है क्लासिकल अप्रोच को, और क्या क्या कह सकते हैं, तो उसको और नाम है एम्पेरिकल और फंक्शनल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि डीजीएमएस में अब डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल थॉट्स है। हाँ, इस तरह कौन सा थ्योरी क्वेश्चन में पूछेगा, कौन सा थ्योरी प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, तो क्लासिकल थ्योरी है। कौन सा थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, तो क्लासिकल थ्योरी। इसके राइटर कौन कौन से हैं क्लासिकल थ्योरी के, टेलर, फयोल, वीबर, गुल्लिक, मूनी, रिली। ओके, ये सारे राइटर हैं। तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, या 3 में से कौन सा राइटर क्लासिकल नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन कौन से हैं क्लासिकल के, टेलर का, फयोल का और वीबर्स का। ठीक है, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव और वीबर्स, मैक्स वीबर का ब्यूरोक्रेसी। क्लासिकल थ्योरी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कि इसमें ये देखा जाता है कि ज़्यादा किस में कंसंट्रेट किया जाता है, आउटपुट, हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ह्यूमन बीइंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया जाता है। ओके, होमोजीनियस और अनमॉडिफिएबल था, मतलब जो काम हो रहा है उसी में लोग खुश हैं, यह एज्यूम किया जाता था कि एम्प्लॉयज़ को कोई चेंज नहीं चाहिए, जो हो रहा है वो उनके लिए सही है। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है, कौन सा थ्योरी क्लोज सिस्टम है, तो क्लासिकल थ्योरी। यूनिवर्सल, इसके प्रिंसिपल और फंक्शंस यूनिवर्सल है, आपके सिलेबस में दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शंस पढ़ेंगे हम, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब सभी ने इसे अपनाया। ठीक है, लोअर लेवल पे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, इकोनॉमिक फोर्स, मतलब इनका ये कहना है कि आप वर्कर को बस पैसा से मतलब है, आप उसे पैसा दो और काम कराओ, और कोई फैसिलिटी वर्कर को नहीं चाहिए। ऑथराइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी है, मतलब एक ही बॉस है, उसी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। ओके, और पास्ट एक्सपीरियंस से ही ये मैनेजमेंट करते थे कि पिछले पास्ट में इस सिचुएशन में क्या हुआ था, तो उसी से ये मैनेजमेंट करते थे। लिमिटेशन की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें ओवर एज्यूम किया गया है कि वर्कर हमारे खुश हैं। ओके, स्ट्रिक्ट है ये, इकोनॉमिक रिवार्ड ही इनके लिए सब, मतलब इनका ये मानना है कि पैसा बस दो और वर्कर से काम कराओ। ठीक है, नॉन मॉनेटरी, मतलब उनका शाबाशी देना, उनको अवार्ड देना, ये सब कुछ नहीं। ओके, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, सिर्फ पास्ट के मैनेजरियल एक्सपीरियंस से ही इसमें मैनेजमेंट किया जाता है। और अभी भी कौन से क्लासिकल थ्योरी के यूज हो रहे हैं, स्टिल यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से हैं, ये जो फंक्शंस दिया गया है क्लासिकल थ्योरी में, जो फंक्शंस दिए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये अभी भी यूज हो रहे हैं। जो 14 प्रिंसिपल्स फयोल ने दिए हैं, हेनरी फयोल ने दिए हैं, वो अभी भी यूज हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ना, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम, मतलब पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेटिक में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो वो अभी भी यूज़ हो रहा है। और अच्छा काम करने पे रिवार्ड और बुरा काम करने पे पनिशमेंट, ये अभी भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्लासिकल थ्योरी था, जिसके डिटेल में लास्ट क्लास, कल जो क्लास हुआ था उस इसके डिटेल में पढ़ा गया है, तो आप उसे रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे
नियो क्लासिकल थ्योरी। चलिए, कोई कंफ्यूजन? एक मिनट आपका मैसेज देख लेता हूँ। सर प्लीज धीरे धीरे थोड़ा सा समझाइए, इतना जल्दी चल जा रहा है। ये जल्दी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये कल हो चुका था, आज एक ओवरव्यू जैसा मैंने दिया, ठीक है, इसलिए ये जल्दी जल्दी पढ़ाया गया। आपको डिटेल में चाहिए तो जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। जो एमपीपीएससी वाले हैं उनका फोल्डर एक बन जाएगा मैनेजमेंट का, उसमें जा करके आप रिकॉर्डेड क्लास में जो कल लेक्चर हुआ था उसे देख सकते हो, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी से रिवाइज किया गया, एक तरीके से रिवीजन जल्दी जल्दी होता है, और बाकी आपको डिटेल में रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। कल का लिंक, लिंक नहीं, आपके फोल्डर एक बनेगा मैनेजमेंट का, उसमें आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। या क्योंकि आज ही ये बताया गया कि मैनेजमेंट आप लोगों में भी है, इसलिए आप लोगों में अभी नहीं शो करेगा, लेकिन मैं फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? उसको एक बार देख लेंगे। ये इसलिए मैंने ओवरव्यू दिया ताकि अभी जो मैं पढ़ाऊं तो आपके ऊपर से ना चला जाए, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ गया कि क्लासिकल में 3 थ्योरी होता है, नियो क्लासिकल में 2 थ्योरी, कौन कौन से थ्योरी होता है, ओके। क्लासिकल में क्या अप्रोच था, नियो क्लासिकल में क्या था, ये बेसिक चीजें मैंने बताया, ठीक है। जो कल क्लासेस हुई थी इसलिए जल्दी जल्दी बताया गया। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आप उसको रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा, ठीक। कंटिन्यू करें? चलिए। हम्म तो सबसे पहले इस चार्ट को आप देखो। हम्म, कि क्या क्या है, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी लगभग सारा कुछ डिस्कस हो गया है। अब इसके अंदर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न क्या होता है इसको पढ़ रहे हैं। क्लासिकल अभी हमने डिस्कस किया, अब हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी, ठीक। उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जो थ्योरी आ रहा है, जैसे क्लासिकल के अंदर आया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये जो क्लासिकल के अंदर आ रहा है इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक, ये आपके सिलेबस में भी दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू जैसा हमें मिल गया कि क्लासिकल के अंदर ये सारा कुछ आता है। चलिए, ये क्लासिकल डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी में। तो नियो क्लासिकल थ्योरी की बात किया जाए तो ये कैसा थ्योरी है? ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। मतलब जो क्लासिकल थ्योरी दिया गया था उसी में कुछ जोड़ करके एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया गया, जिसे क्या कहा गया, नियो क्लासिकल थ्योरी। इसमें नियो का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है नियो, ये नियो का मतलब होता है न्यू, ओके। पहले चलता था क्लासिकल थ्योरी, अब उसके बाद आया न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसे नियो क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? क्लासिकल थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है। वेयर इन द बिहेवियर साइंस गेट्स इंक्लूडेड इनटू द मैनेजमेंट। इसमें क्या, जो क्लासिकल थ्योरी था उसमें क्या इंक्लूड किया गया? ये बिहेवियर साइंस, ठीक है। बिहेवियर साइंस इंक्लूड किया गया, मतलब कैसा ह्यूमन के साथ व्यवहार रहना चाहिए, वो इसमें नियो क्लासिकल थ्योरी में इंक्लूड किया गया। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी का एक अप्रोच था कि वर्कर को एज अ मशीन समझा जाता था, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। लेकिन ये जो नियो क्लासिकल थ्योरी है, इसमें इंसान को इंसान समझा गया, ठीक है। तो ये बिहेवियरल साइंस, इस तरीके का क्वेश्चन आया कि बिहेवियरल साइंस किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो आपको नियो क्लासिकल थ्योरी आंख मूंद के मार देगा, ठीक है। द वर्ड नियो मीन्स न्यू इन दिस थ्योरी, ठीक है। ये जो नियो का मतलब क्या है? न्यू।
According to this theory, the organization is social system and its performance does get affected by the human action. ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह माना गया। ठीक है, उसमें क्या माना जाता था, ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिकल में क्या माना जाता था, ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन माना जाता था और जो ह्यूमन थे उसको क्या मशीन का पार्ट माना जाता था। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम माना गया है और उसका परफॉर्मेंस को बोला गया है कि ह्यूमन के एक्शन से अफेक्टेड होता है। ठीक है, जब साइकोलॉजिकली वर्कर फिट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम है। किसमें, नियो क्लासिकल थ्योरी में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है और उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो किससे अफेक्ट होगा, ह्यूमन के एक्शन से। ठीक है, Neoclassical approach was first set out by Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in the 1890। ठीक है, पहला अप्रोच जो था नियो क्लासिकल का, जो अप्रोच शुरुआत किया अल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन इसको पूरा रूप दिया किसने, एल्टन मायो। ठीक है, यहाँ जो हमने वर्ड पढ़ा, ये यहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है, कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया, एल्टन मायो ने। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी दिया। नियो क्लासिकल थ्योरी में जो पहला थ्योरी दिया गया जिसे नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एचआर। एचआर वर्ड आप सुने होंगे। ठीक है, 1930s में इसने लाया। तो एल्टन मायो नियो क्लासिकल थ्योरी के कौन कहलाएंगे, फाउंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नियो क्लासिकल थ्योरी का फाउंडर कौन था। नियो क्लासिकल थ्योरी का फाउंडर था एल्टन मायो। क्लियर है, तो ये याद रखना है। पहला अप्रोच दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन उसे पूरा तरीके से एक थ्योरी बनाकर जो पेश किया गया तो वो किसने किया, एल्टन मायो ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या इस पेज में हमने पढ़ा, एक्सटेंडेड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का। इसमें क्या इंक्लूड किया गया, बिहेवियरल साइंस को इंक्लूड किया गया मैनेजमेंट में। जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें बिहेवियरल साइंस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, और इसका पहला अप्रोच दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, और जो इसके फाउंडर थे, नियो क्लासिकल थ्योरी के फाउंडर कौन हो गए, एल्टन मायो। ठीक, दो मेन सोर्स है नियो क्लासिकल थ्योरी का, जो भी हमने पहले भी देखा था। एचआर मूवमेंट, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग जो संबंध आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो क्या एक तरीके से संबंध बन जाता है। ठीक है, तो रिलेशन बन जाता है, तो वही है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। पहला क्या है, दो मेन सोर्स है नियो क्लासिकल थ्योरी का। पहला है, पहला क्या है, ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन। और दूसरा क्या है, बिहेवियरल मूवमेंट। तो ये दो वर्ड जहां भी आया तो आपको समझ जाना है नियो क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है। ओके, तो जो आजकल डीजीएमएस में इसी तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन रिलेशन बोल दिया, ये किस थ्योरी से रिलेटेड हो गया, है ना। तो ह्यूमन रिलेशन हो गया आपका नियो क्लासिक थ्योरी से। ओके, बिहेवियरल मूवमेंट नियो क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड हो गया। दो मेन सोर्स हो गए, कौन कौन से, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल मूवमेंट। नियो क्लासिकल थ्योरी इज कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है, बार बार यही आ रहा है। ह्यूमन रिलेशन को आप एचआर से याद रखिए, एचआर वर्ड आपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो एचआर वर्ड आपको पता होगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन जो है वो एचआर से याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है, ये दो नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर आएगा। इट इज बिल्ट ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के बेस में ही उसमें ऐड कर दिया गया ये ह्यूमन रिलेशन की। इसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में सब, ह्यूमन के बारे में बोला गया, वर्कर के बारे में बोला गया कि सिर्फ वर्कर को ये नहीं कि सिर्फ काम काम काम, उनको अच्छे कंडीशंस भी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा चाहिए, उनका रहने का जगह अच्छा चाहिए, है ना। ये सारा कुछ इस थ्योरी में बोला गया। क्लासिकल थ्योरी कंसंट्रेटेड ऑन जॉब कंटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, जो भी रिसोर्स है उनको भी, जो उनको रिसोर्स दिया जाता है, मान लो टूल्स दिया जाता है तो वो टूल्स भी अच्छा दिया जाए, ये इस थ्योरी में बोला गया, है ना। ये नहीं कि पुराने टूल्स आपको दे दिए गए और बोला जाए काम करो, मतलब एक तरीके से वर्किंग कंडीशन को ठीक किया गया।
Neoclassical theory gave greater emphasis to the man behind the machine and stressed the importance of the individual as well as group relationship in the plant और workshop। ठीक है, तो किसमें ध्यान दिया गया नियो क्लासिकल थ्योरी में? जो मशीन के पीछे काम करने वाले मैन है, ठीक है, मैन बिहाइंड द मशीन, मतलब पहले क्या मशीन मतलब एक पार्ट्स की तरह समझा जाता था मैन को, लेकिन जो मशीन के साथ काम कर रहा है मैन, उसके ऊपर ध्यान दिया गया नियो क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच आर, जो बेसिक फीचर्स देखा जाए नियो क्लासिकल अप्रोच में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम था, मतलब सोसाइटी को भी देखा गया इसमें नियो क्लासिकल थ्योरी में, कि जो वर्कर है उसको अच्छा सोसाइटी मिले, ठीक है, उसको फैसिलिटीज मिले, रहने के लिए अच्छा जगह मिले, ये सारा कुछ नियो क्लासिकल अप्रोच में देखा गया। ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल सिस्टम, जो ह्यूमन फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सोशल सिस्टम में। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक नीड्स है उसे पूरा किया जाए। इट रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो यहाँ क्या किया गया, जैसे अभी जो आईटी कंपनीज है उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से पकड़ा है। ठीक है, वो वर्कर को इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देते हैं कि वर्कर का क्या करता है, काम में उसका मन लगता है ना, उसको स्विमिंग पूल प्रोवाइड करा दिया, एसी केबिन, स्विमिंग पूल, और जितने भी अच्छे कॉलोनी है ना, तो उसको साइकोलॉजिकली क्या किया, उन्हें सेटिस्फाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है कि वर्कर को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड कर देता है ना, कि बोलेगा देखो कंपनी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोल इंडिया में हो, तो कोल इंडिया में क्या है, मेडिकल आपको इतना फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, आपको मेडिकल दे रहा है, आपका पीएफ पेंशन कट रहा है, आपको इंश्योरेंस करके दिया है कि कुछ होगा तो 1 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं से ये क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट कर रहा है कि कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हम भी कंपनी के लिए कुछ करें। ठीक है, मतलब एक कोल इंडिया छोड़िए, ये कुछ नहीं है, आईटी कंपनीज वगैरह जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, अपने वर्कर को इस तरीके से साइकोलॉजिकल क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कंपनी के प्रति अच्छा काम करेगा, और प्रोडक्टिविटी उस कंपनी का बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन बढ़ता है वर्कर का। ठीक है, द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू डेवलप सोशल एंड leadership skills in addition to technical skills, it must be done for the welfare of the worker। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी में मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि वर्कर के स्किल को डेवलप किया जाए। ठीक है, उसके टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उसका सोशल और लीडरशिप स्किल को भी डेवलप किया जाए। टेक्निकल स्किल मतलब जो काम करने वाला है, काम जो कर रहा है उसका स्किल, लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट का एम क्या हो गया, उसका सोशल स्किल भी बढ़े और लीडरशिप स्किल भी बढ़े। ठीक है, moral and productivity go hand to hand in organization। ओके, तो ये सब नियो क्लासिकल अप्रोच था। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस, कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल में डिफरेंस क्या था। तो अगर 1 मिनट आपको मैसेज देख लो, मोबाइल में ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब उसमें डिफरेंस हम पढ़ेंगे ना, कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल में डिफरेंस क्या था, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चलो, तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत से एग्जाम्स में आए हुए हैं, शायद आपके साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कौन सा नियो क्लासिकल थ्योरी के एलिमेंट्स हैं, है ना। या 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन या तो इनमें से रहेगा, और या तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नियो क्लासिकल के एलिमेंट्स नहीं है। ओके, तो ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर वर्कर को उसको मान सम्मान देना। ठीक है, क्लासिकल नियो क्लासिकल थ्योरी के एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, इंडिविजुअल।
किसी एक पर्टिकुलर वर्कर को मान सम्मान देना, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे देना। ठीक है, तो नियो क्लासिकल थ्योरी का पहला एलिमेंट क्या है, किसी भी वर्कर को सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, एक वैल्यू जो उसके रहते हैं उसको ठेस ना पहुंचाना, उसको मान सम्मान देना, ये इंडिविजुअल के अंदर आया। ओके, तो दूसरा क्या है, वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप नियो क्लासिकल में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो सब मिल के काम करेंगे। जैसे माइनिंग की बात किया जाए तो एक माइनिंग का ग्रुप बन गया, एक ई का ग्रुप बन गया, है ना, एक डिस्पैच का ग्रुप बन गया। ये क्या हो गया, वर्क ग्रुप। ग्रुप में बांट दिया गया काम को, काम को क्या किया गया, ग्रुप में बांट दिया गया, और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ठीक है, तो नियो क्लासिकल का दूसरा क्या एलिमेंट है, वर्क ग्रुप। जो भी काम होगा उसको, उस काम को ग्रुप में बांट दिया जाएगा, है ना, कि माइनिंग का काम है कोयला निकालना, E&M का काम है जो इलेक्ट्रिसिटी फेस तक पहुंचाना, और जो भी पंपिंग वगैरह जो भी है ना, वो तो आपको पता है, मशीन्स का जो भी करना वो, तो एक ग्रुप में काम को बांट देना। और क्या है तीसरा, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, मतलब लेबर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी रहेगा। ओके, ये नहीं कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो काम होगा। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तीसरा है। चौथा है ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय ओरिएंटेड। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड। पांचवा है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक तो दो तरीके से होता है, एक फाइनेंशियली मोटिवेट आप कर सकते हो उसे रिवार्ड दे करके, एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, मतलब आप उसके चार लोगों के सामने तारीफ कर दिए, या किसी एक पर्टिकुलर समारोह में उसको अवार्ड दे दिए, कुछ बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे दिए, तो इस तरीके से मोटिवेट करना भी नियो क्लासिकल थ्योरी में आता है। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ काम, वर्कर से काम लेना है, वर्कर का चाहे जो भी कंडीशन हो। छठा है लीडरशिप। लीडरशिप नियो क्लासिकल में कैसा होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल टाइप का लीडर होगा। ठीक है, लीडरशिप आप आगे पढ़ोगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, फ्री लीजेस करके एक और होगा। ठीक है, ऑटो, डेमो और फ्री लीजेस। ऑटोक्रेटिक में तानाशाही जैसा होता है कि जो लीडर बोला, जो क्लासिकल थ्योरी में है। ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक कैसा है, क्लासिकल थ्योरी में है कि जो बॉस बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक स्टाइल किसमें है, नियो क्लासिकल थ्योरी में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस थ्योरी में डेमोक्रेटिक स्टाइल का लीडरशिप है, तो वो नियो क्लासिकल थ्योरी में आएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी आप जानते हैं। ठीक है, सबके मत से जो काम चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो बॉस मैनेजर रहेगा वो आपसे बातचीत करके कुछ भी एक डिसीजन लेगा। ठीक है, फ्री लीजर्स क्या होता है, आपको खुला छोड़ देगा बॉस कि आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो नियो क्लासिकल में किस तरीके का लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक टाइप का। एम्प्लॉय डेवलपमेंट है सात, तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है। क्लोज कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ सकता है इनमें से कौन सा एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो डीजेएमएस में भी पूछ सकता है कोई, है ना। तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, नियो क्लासिकल थ्योरी के एलिमेंट्स। अब नियो क्लासिकल थ्योरी जो हमने पढ़ा, जिसमें ये बताया गया कि वर्कर्स को बहुत ध्यान दे रहा है ना, कि वर्कर्स का कंडीशन सही होना चाहिए, उनको साइकोलॉजिकली आपको सेटिस्फाइड करना है, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करना, वर्कर वर्कर के बारे में बात हो रहा है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नियो क्लासिकल थ्योरी ओनली कंसंट्रेट ऑन द इम्पैक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन itself has on its employee। नियो क्लासिकल किसमें कंसंट्रेट कर रहा है ज्यादा, किसमें कंसंट्रेट कर रहा है, सिर्फ इस में चीज में कंसंट्रेट कर रहा है कि एम्प्लॉय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं शोषण तो नहीं एम्प्लॉय का, ये ज़्यादा फोकस कर रहा है। और therefore fails to consider factors that stem for external environment। ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में ही ज़्यादा बोला गया, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स जैसे आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। शेयर होल्डर जो है आपके, है ना, जो बाहर के जो है, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में इसमें कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है नियो क्लासिकल थ्योरी का।
द थ्योरीज आर नॉट वर्सटाइल इनफ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ, जो बड़ी कंपनी अगर रहेगी तो उसके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक दो वर्कर तो रहते नहीं है, बहुत सारे वर्कर रहेंगे। तो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर है, बाय वर्च्यू ऑफ एज्यूमिंग दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम कल्चर एनवायरनमेंट, विच इज नॉट द केस ऑफ रियल लाइफ। ठीक है, नॉट नॉट द केस इन रियल लाइफ। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड वर्कर्स नहीं रहते, बहुत सारे वर्कर रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस थे कि सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में ही इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है ये। ठीक है, तो ये था नियो क्लासिकल थ्योरी। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें तो समझ में आ गया। ठीक है, कि नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर तीन रहते हैं, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक। ओके, और नियो क्लासिकल के अंदर दो रहते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं मेन इसमें डिफरेंस क्या क्या है ना। क्लासिकल में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा गया और नियो क्लासिकल में वर्कर के बारे में भी सोचा गया, ये सारा कुछ है। तो किसमें फोकस किया गया, फोकस देखा जाए, दोनों में डिफरेंस अगर देख रहे हैं हम, तो फोकस देखा जाए कि क्लासिकल अप्रोच का क्या फोकस था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, फंक्शन एंड इकोनॉमिक डिमांड ऑफ वर्कर। ठीक है, मतलब वर्कर को सिर्फ पैसा दे दो और उससे जो काम कराना है वो काम करा लो, ये क्लासिकल अप्रोच था। लेकिन नियो क्लासिकल अप्रोच में आपने वर्कर के इमोशंस को भी देखा और उसके ह्यूमन क्वालिटीज को भी देखा, है ना। मतलब आप यहाँ सिर्फ पैसा, मोनेटाइजेशन, मॉनेटरी बोलते हैं ना, सिर्फ पैसा से वर्कर को तौला कि वर्कर को पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उससे काम कराओ, पैसा दो काम कराओ बस, और कुछ नहीं। लेकिन नियो क्लासिकल अप्रोच में वर्कर के इमोशंस को देखा गया, है ना, कि उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड भी होना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमोशंस को भी देखा गया, ये पहला फोकस ये था। दूसरा, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो क्लासिकल अप्रोच में क्या था, इम्पर्सनल एंड मैकेनिस्टिक टाइप अप्रोच था, स्ट्रक्चर था। और ये क्या था, सोशल सिस्टम था। इसमें क्या था आपका, सोशल सिस्टम था, किसमें, नियो क्लासिकल अप्रोच में। ठीक है, कोई मैसेज, बैटरी भी जा रहा है। सर इफ इट पॉसिबल इट विल बी ग्रेट टू टेक आवर क्लासरूम 9 PM ऑनवर्ड्स। दिल्ली, यू वांट टू से दिल्ली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि डेली 9 रात में 9 बजे के बाद हो, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? ओके, ठीक है, यही ट्राई रहेगा, है ना, ताकि बहुत लोग फ्री भी हो जाते हैं रात में। बाकी अगर जैसा रहेगा टाइमिंग देखते हैं अपन इसको। ठीक है, कोशिश यही रहेगी, ठीक है, 9 बजे के बाद ही। हम्म, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। लिमिटेशंस हो गया था, डिफरेंस में हम थे, ये रहा। हम्म। तो फोकस समझ में आ गया कि फोकस किस पे था। देखिए इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्लासिकल अप्रोच में मतलब कौन से थ्योरी में ये फंक्शन इकोनॉमिक डिमांड ऑफ वर्कर को देखा जाता था, क्लासिकल में। इमोशन और ह्यूमन क्वालिटीज किस थ्योरी में देखा जाता था, नियो क्लासिकल में। इम्पर्सनल मतलब क्या होता है कि नॉट फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, इम्पर्सनल था, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था वर्कर के साथ, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कैसा था, क्लासिकल अप्रोच इम्पर्सनल था, और नॉन क्लासिक नियो क्लासिकल था, क्या था, सोशल सिस्टम था, मतलब वर्कर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। ठीक है,
सोशल बोलते हैं ना, जो सोशल वर्क करते हैं मतलब भलाई के लिए जो काम करते हैं सोसाइटी के। ठीक है। ओके। तो इम्पर्सनल था, क्लासिकल अप्रोच कैसा था, इम्पर्सनल जो नॉन फ्रेंडली बोलते हैं जिसे, इम्पर्सनल मतलब नॉन फ्रेंडली था, और ये फ्रेंडली जैसा था नियो क्लासिकल अप्रोच। एप्लीकेशन देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट था, इसमें स्ट्रिक्ट रूल था। क्लासिकल अप्रोच में क्या था, ऑटोक्रेटिक, जो मैंने अभी बताया। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, तानाशाही। आप इसका सिंपल सा वर्ड मत समझ लीजिए, ऑटोक्रेटिक मीन्स तानाशाही। समझ गए तानाशाही मतलब? तो मतलब जो बॉस बोला वही करना पड़ेगा आपको, आपका वहां कुछ नहीं चलेगा। और जो नियो क्लासिकल अप्रोच था वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। ओके। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मीन्स, तो आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी, जैसे हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है। सब कुछ भी फैसला होता है तो संसद में पहले सबके मत से पास होता है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में यही होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कि वर्कर से भी सलाह मशवरा लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एम्फेसाइज में देखा जाए तो यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, है ना, रेशनैलिटी, डिसिप्लिन, और इसमें पर्सनल सिक्योरिटी एंड सोशल डिमांड को भी देखा जाता था। ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल में वर्कर के लिए छूट था। यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था, रूल बहुत स्ट्रिक्ट था, ऑटोक्रेटिक था, है ना, डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। वर्क गोल ऑफ वर्कर, वर्क गोल ऑफ वर्कर की बात किया जाए तो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड, मतलब वर्कर किस लिए काम करते थे, पैसे के लिए काम करते थे। वर्कर किस लिए काम करते थे, इसलिए काम करते थे कि उन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है। अब नियो क्लासिकल अप्रोच में क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब हमारा कंपनी का टारगेट है कि इस साल 10 मिलियन टन निकालना है। तो नियो क्लासिकल अप्रोच में जब फिजिक साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड आप वर्कर को कर दोगे तो वो क्या करेगा, आपके कंपनी का जो गोल है उसके लिए काम करेगा। और यहाँ क्लासिकल अप्रोच में वर्कर क्या काम करता था, सिर्फ पैसे के लिए काम करता था। लेकिन पैसे के साथ साथ नियो क्लासिकल में उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड करके आप क्या कर रहे हो, पैसा तो मिल ही रहा है उसको, और उसको उसका गोल बन रहा है कि मेरे कंपनी का गोल मुझे अचीव करना है। ठीक है। कंसेप्ट अबाउट मैन, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वर्कर है, उनके बारे में क्या कहना था, कंसेप्ट क्या था, तो वो इकोनॉमिक बीइंग थे, है ना। इकोनॉमिक फिर से वही पैसा। ठीक है। इकोनॉमिकली क्या है, उसको पैसे से खरीदा जा सकता था, मतलब पैसे से वर्कर से काम कराया जा सकता था, ये मानना था क्लासिकल अप्रोच का। लेकिन नियो क्लासिकल अप्रोच का ये मानना था कि सोशल बीइंग, ठीक है, कि उसके सोसाइटी, उसे अच्छा सोसाइटी दे करके, उससे अच्छा रिलेशन बना करके। रिलेशन क्या होता है, देखो आप अगर अच्छे रिलेशन बनाओगे तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है। मतलब वो वर्क में आपको दिखता है। आप किसी से अच्छा रिलेशन बना लिए, अच्छा से बातचीत कर लिए, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए सोशल बीइंग यहाँ नियो क्लासिकल अप्रोच में था। कंटेंट की बात किया जाए तो क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है। और नियो क्लासिकल अप्रोच, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर मूवमेंट हमने पता है। ठीक है। नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये दो तो हमें पता है। लेकिन जो हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? ठीक है। तो ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो नियो क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है। किस थ्योरी के अंदर आता है हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस एक याद रखिए कि हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट नियो क्लासिकल अप्रोच के अंदर आता है। रिलेशन देखा जाए तो फॉर्मल रिलेशन था यहाँ, मतलब आओ काम करो, नियम कानून से काम करो और जाओ। और यहाँ क्या था, नियो क्लासिकल में इनफॉर्मल रिलेशन था। ठीक है। नेचर की बात किया जाए तो यहाँ मैकेनिस्टिक था, और नियो क्लासिकल में ऑर्गेनिस्टिक था। क्लियर हुआ? क्लासिकल और नियो क्लासिकल में ये सारी चीजें डिफरेंस थी। यहाँ आपका खत्म होता है नियो क्लासिकल अप्रोच। अब बचता है आपका मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। देखते हैं कितना साइड बचा है, नहीं तो आज ही कंप्लीट, ज़्यादा नहीं है इसमें, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे अपन करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को।
क्लासिकल हो गया, नियो क्लासिकल हो गया, क्लासिकल और नियो क्लासिकल क्योंकि थोड़ा सा अपडेट होके ही नियो क्लासिकल बना है, इसलिए दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में मैथमेटिक्स का यूज करना चालू किया गया, स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चालू किया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस थ्योरी में मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक पेन कॉपी आप पतली सी रखें, है ना, पेन कॉपी रखें, मैनेजमेंट के लिए एक नोट्स बनाते जाएं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, हो सकता है इसमें लिखा ना हो, लेकिन अपन पढ़ाते पढ़ाते उस चीज को बता रहे हैं तो उसको लिख लिया। ठीक है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का पहले भी हमने देखा था कि 3 अप्रोच हैं। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज के 3 अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कंटिंजेंसी अप्रोच। ओके, तो ये चीज हमने पहले भी देखा था, इसको चलिए वहां से बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, क्लासिकल में 3 था, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्वांटिटेटिव, सिस्टम थ्योरी और कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, जो अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, यहाँ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव और सिस्टम और कंटिंजेंसी अप्रोच 3 है, ये याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर कौन कौन से थ्योरी आते हैं। तो क्वांटिटेटिव, सिस्टम और कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी को सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं, जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की बात किया जाए तो स्टार्ट कब हुआ, 1950s में। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी स्टार्टेड आफ्टर 1950s। ये याद रखना है कि कब चालू हुआ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो 1950 के बाद। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस थ्योरी में वर्कर्स का भी डेवलपमेंट को देखा गया और ऑर्गेनाइजेशन के भी डेवलपमेंट को देखा गया। क्लासिकल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता था। नियो क्लासिकल में बहुत ज्यादा वर्कर के बारे में सोचा गया। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में बोला गया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्कर वर्कर का ही करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में आपको दोनों ही के बारे में बताया गया। ठीक है, वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों दोनों का डेवलपमेंट को देखना है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में ये बोला गया कि वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के डेवलपमेंट हमें करना है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी रेफर्स टू एम्फसाइजिंग द यूजेस ऑफ सिस्टमैटिक मैथमेटिकल टेक्निक्स। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्या यूज किया गया, सिस्टमैटिक मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल टेक्निक्स किस थ्योरी में यूज करा जाता है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में। इन द सिस्टम विद एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर के इंटर रिलेशनशिप को क्या किया गया, यहाँ समझने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया। ठीक है, मैथमेटिक्स का कैसे यूज किया गया, सीपीएम आप पढ़ोगे, सीपीएम मतलब सीपीएम पट, ये पढ़ते थे क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इस तरीके का हम करते थे किसी टास्क को करने के लिए, ये 2 तरीके हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, तो कौन सा तरीके में हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट होगा और कम पैसे में कंप्लीट होगा। जैसे मैथमेटिकल टेक्निक्स आप जो यूज़ कर रहे हो, है ना, एक तरीका ये है, यहाँ से आप कर सकते हो, एक तरीका ये है। तो एक क्रिटिकल पाथ मेथड से आप क्या करते थे, एक डिसीजन मेकिंग तरीका है, क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आपका काम आता था। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स जहाँ यूज़ किया जा रहा है वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहलाएगा। क्लियर है। अब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के, तो सिस्टम अप्रोच है। ये कैसा है, एक तरीके का सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच मतलब आपने इनपुट दिया, यहाँ इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट में आप क्या क्या दे सकते हो, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन दे सकते हो मतलब जो वर्कर है। ओके, आप यहाँ पैसा लगा सकते हो, मशीन्स लगा सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है वो इनपुट में दे सकते हो। फिर इससे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट मिलेगा तो यहाँ बीच में जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है वो सब इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि प्लानिंग करोगे आप, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, कंट्रोल करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन जो भी मिलेगा आपको।
जो आपका गोल रहेगा वो मिलेगा। तो ये एक तरीके का सिस्टम अप्रोच है मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच में यही याद रखना है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, क्या आउटपुट आपको मिल रहा है, वो सिस्टम अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डायनेमिक। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, डायनेमिक है। ये डायनेमिक मतलब चेंजेबल। ठीक है, आप इसे कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ क्या था, जो कह दिया वो कह दिया। यहाँ क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब आप इसे चेंज भी कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन सा थ्योरी डायनेमिक है, डायनेमिक मीन्स चेंजेबल, ये याद रखिएगा। ठीक है, डायनेमिक मीन्स चेंजेबल। कौन सा थ्योरी डायनेमिक है, तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है जो डायनेमिक है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी से। मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशनल है। ओके, तो इसमें आपका अपर लेवल लोअर लेवल सब इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, मल्टी मोटिवेटेड है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी मल्टी वेरिएट है, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, है ना। एडेप्टिव है, बहुत आसानी से आप इसे अडेप्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में मल्टी मोटिवेटेड क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मल्टी मोटिवेटेड थ्योरी कौन से थ्योरी, मल्टी मोटिवेटेड किस थ्योरी से रिलेटेड है ना। किस थ्योरी में, मतलब या तो बोल सकते हो चार ऑप्शन दे दिया, तीन ऑप्शन इनमें से दे दिया और बोला इनमें से कौन सा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का नहीं है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। हम्म, एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक काम करते हैं ना, इसको कल कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, चलिए कंप्लीट ही करते हैं। अच्छा, कल करते हैं मॉडर्न को, कि आज ही कंप्लीट कर दें, बताएं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। कंप्लीट कर दें, कल से फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। बैटरी भी तो खत्म है। कंप्लीट। हाँ ठीक है, फिर कल से नया पढ़ेंगे तो सही रहेगा। एक मिनट रुकेगा, चार्जर वगैरह लगा लेता हूँ। ठीक है। कहाँ थे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हो गया था। मेथड, एक साइंटिफिक मेथड है,
It emphasizes the use of statistical model and systematic mathematical techniques to solving complex management problem. ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का यूज करके अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और ये किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेकिंग डिसीजन इन ऑपरेशन। जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, जो सीपीएम होता है, पर्ट होता है, ये क्या होता है भाई, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, कि किस अ, किसको हम अपनाएं, है ना। दो कंफ्यूजन है आपको कि इस तरीके से जाएं कि इस तरीके से जाएं, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, तो इट कैन ओनली सजेस्ट द अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा, इट कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजन। ये पूरा फाइनल डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन अल्टरनेटिव दे देता है, दो तरीका आपको दे देता है कि या तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो या तो इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, तो सिस्टेमैटिक मैथमेटिकल टेक्निक है, ओके, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग, ये याद रखना है, डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ओके। क्वांटिटेटिव अप्रोच से आपको क्या फायदा होता है? डिसीजन मेकिंग में आपको फायदा होगा। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन करना है, आप ट्रांसपोर्टेशन करने के दो तीन तरीके हैं, आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो दो तीन ऑप्शन मिल गए आपको, अब आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो मैथमेटिकल आप यूज करोगे कि हमें किसमें सस्ता पड़ेगा, है ना, कौन सा हमारे लिए सही, एनवायरमेंट को कहाँ नुकसान कम पहुंचेगा, ये सारा कुछ आप क्वांटिटेटिव अप्रोच से कर सकते हो। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, It helps the management for improving the decision making by increasing the number of alternatives। ठीक है, मैथमेटिक्स यूज करके आप क्या करते हो, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आपके पास मिल जाते हैं, दो तीन तरीका है, जो भी आपके पास फास्टर डिसीजन ऑन प्रॉब्लम है उसको आप अपना सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट कैन इजिली कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ वेरियस एक्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट इससे, इसके हेल्प से, क्वांटिटेटिव अप्रोच के हेल्प से वो क्या कर सकता है, कॉस्ट और बेनिफिट देख सकता है, किसमें हमारा बेनिफिट होगा, किसमें ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव अप्रोच आपका काम करता है। अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच का कंट्रीब्यूटर कौन है, इसके राइटर कौन कौन है, तो मैकडोनल्ड, जॉर्ज आर्टेरी, एंड्रयू फिलैगी। ठीक है, एक तो अंग्रेजी अंग्रेजी नाम है, जो भी है शायद अच्छे से नहीं ले पा रहा तो इग्नोर करना। तो ये तीन है, जोहान मैकडोनल्ड, जॉर्ज और एंड्रयू। ठीक है, इन तीनों ने कंट्रीब्यूशन किया है क्वांटिटेटिव अप्रोच में। ठीक है, दूसरा है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच आया 1960 में, क्वांटिटेटिव कब आया? 1950 में, सिस्टम कब आया? 1960 में, 10 साल बाद। ठीक है, इसके फादर कौन थे? हार्बर्ट ए साइमन। हार्बर्ट ए साइमन, ये इसके फादर थे। जो आजकल नाम वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट के एमबीए लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये सब नाम बहुत पूछा जाता है ना। तो डीजीएमएस के लिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इन नामों को, जो इतने सारे नाम आ रहा है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीप क्वेश्चंस पेपर बन रहे हैं, मैनेजमेंट का डीप पेपर बन रहा है, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो अपन शॉर्ट में बनाए थे उसमें तो समझ में आ ही जाएगा, ये कम से कम इतना नाम तो आपको याद होना ही चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वीवर ने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फयोल ने दिया, ये एल्टन मायो, बिहेवियर का मैस्लो एंड मैक जॉर्जर, ये क्वांटिटेटिव का आर.एम. हॉजट, सिस्टम थ्योरी दिया कार्चन खान ने, एंड फ्रेड फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। A system is defined as a set of regularly interacting and interdependent components that create a whole unit. The system concept enables us to see the critical variables and constants and their interaction with another। ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी अप्रोच को मैंने वहां भी बताया था कि आप क्या इनपुट दे रहे हो और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, बीच में जो मैनेजरियल फंक्शंस को यूज किया आपने,
उनका यूज करके आपको क्या इनपुट मिला, क्या आपने इनपुट दिया, ह्यूमन इनपुट दिया, मशीन्स, रिसोर्सेस आपके पास जितना कुछ भी है वो सारा कुछ दे करके या आपको क्या आउटपुट मिला, ये इस सिस्टम अप्रोच से देखा जाता है। ठीक है। सिस्टम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ रेगुलरली इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट क्रिएट अ होल यूनिट। ठीक है। तो the system concept enable us to see the critical variables and constraints and their interaction with one another। ठीक है। तो इसमें जितने भी इनपुट जा रहा है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो उसका जो भी आप इनपुट देते हो उससे क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। ये सिस्टम अप्रोच में आया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, यूनिट्स और सब यूनिट्स। अ चेंज इन वन सिस्टम अफेक्ट द अदर सब सिस्टम। मतलब एक सिस्टम में अगर आप चेंज करोगे तो वो सारे सब सिस्टम में चेंज हो जाता है सिस्टम अप्रोच में। ठीक है। जैसे ये चीज है, कहीं एक भी आपने चेंज किया, यहाँ मशीन्स मशीन्स को आपने कम कर दिया। ठीक है। चेंज किया कि यहाँ मशीन लग रहे थे इनपुट में, उन मशीन्स जो भी रिसोर्स आप दे रहे थे उन रिसोर्स को कम कर दिया, तो वो पूरा आपको कहाँ अफेक्ट करेगा, अदर सब सिस्टम में पूरा अफेक्ट करेगा। ठीक है। एवरी सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपर सिस्टम। ऑल सिस्टम अलोंग देयर सब सिस्टम मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए एंड कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। मतलब एक सिस्टम को आप अलग कर दोगे तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे माइनिंग, ई&एम, ये सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आप आइसोलेट कर दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसके थ्योरी के कंट्रीब्यूटर कौन है, कैर्ड्स एंड खान। ठीक है। ये दोनों मिलके काम बहुत सारे किए हैं, इसलिए इन दोनों का नाम साथ में आता है, कार्ड्स एंड खान और रिचर्ड ए जॉनसन। ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर अगर सिस्टम अप्रोच का देखा जाए तो कार्ड्स एंड खान और ए जॉनसन, रिचर्ड ए जॉनसन। कंटिजेंसी अप्रोच, लास्ट अप्रोच क्या था, क्वांटिटेटिव हमने देखा, सिस्टम देखा, अब कंटिजेंसी। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कंटिजेंसी अप्रोच क्या है, सिचुएशनल, इसका दूसरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि कंटिजेंसी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है। सिचुएशनल अप्रोच है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना मैनेजमेंट चेंज करना है, अपना डिसीजन चेंज करना है। ये 1980s में आया। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज की टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है। दिस अप्रोच एक्सेप्ट द डायनेमिक्स, जो मैंने बोला डायनेमिक मतलब क्या, चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब सिचुएशन, अब कोविड आ गया, कोविड में सिचुएशन आपका नॉर्मल नहीं है तो आपको अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ेगा। तो डायनेमिक मतलब चेंजेबल हो गया। ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कंटिजेंसी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, तो कंटिजेंसी अप्रोच का दूसरा नाम है सिचुएशनल अप्रोच। ये डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड बाय फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे अफेक्ट होता है, जो भी वहाँ एनवायरनमेंट है, ओके, वहाँ क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अगर आपका नॉर्मल क्लाइमेट है तो आपका नॉर्मल मैनेजमेंट, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है। फिजिकल रिसोर्स अगर कम हो गया फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। सिचुएशन चेंज हो रहा है, देखिए आपके पास रिसोर्स भरपूर है तो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, फिर फिजिकल रिसोर्स कम हो गया तो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो वहाँ मैनेजमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लाइमेट अगर आपका मौसम का मार हो गया, ठीक है, पर्सन अगर हड़ताल पे चले गए, कल्चर, इकोनॉमिक, पैसा की कमी हो गई, मार्केट मार्केट डाउन हो गया, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया, मार्केट का कंडीशन खराब है, फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, तो वो किस अप्रोच से चलेगा, सिचुएशनल अप्रोच से चलेगा। This approach argues that there is no one universally applicable set of rules by which to manage organization। मतलब कंटिजेंसी अप्रोच का ये कहना था कि सिर्फ एक यूनिवर्सल रूल से ये नहीं चलेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे, स्टाउकर, वुडवार्ड, टॉम बर्न्स, आर लॉरेंस एंड एल डब्ल्यू
डॉर्च, ठीक है। मेन आपको नाम वही याद करना है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उनका नाम कम से कम याद रखो। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पेपर अगर बहुत ज्यादा डीप बनेगा तो ये भी पूछ सकता है कि कंटिजेंसी थ्योरी के मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिकल, न्यो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिकल थ्योरी का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये कल हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। एफ डब्ल्यू टेलर, टेलरिज्म, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया है वो सारा कुछ भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कंटिन्यू करेंगे।